उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन शादी के रजिस्ट्रेशन की है तो सबसे कम लिव इन रिलेशनशिप की। अब यूसीसी में गांव और शहर में शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कौन करेगा, तो यूसीसी रजिस्ट्रेशन की पूरी एबीसीडी आप इस रिपोर्ट में जानिए और समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से उत्तराखंड में 6 महीने में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो वसीयत लिव इन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी रिश्ते को यूसीसी के तहत मान्यता मिलेगी। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर तेजी से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा 1173 एप्लीकेशन शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं, जिसमें 460 शादियां रजिस्टर्ड भी हो चुकी हैं। वहीं लिव इन के लिए पूरे राज्य में 6 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है, 3 एप्लीकेशन पेंडिंग है और एक में क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, जबकि एक को रिजेक्ट यानी खारिज कर दिया गया है। वहीं यूसीसी के तहत वसीयत दर्ज कराने के भी 15 आवेदन आए हैं, 3 अप्रूव हुए हैं तो 12 पेंडिंग है। देहरादून जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा 228 एप्लीकेशन शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, जबकि 6 एप्लीकेशन वसीयत के लिए और 1 एप्लीकेशन लिव इन के लिए आई है। सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन आई है 228 वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के अंडर आई हैं। बाकी इक्का दुक्का है, जैसे 6 एप्लीकेशंस हैं, जो 4 एप्लीकेशन है जो विल की आई हैं, ऐसे सिमिलर हैं, और 1-2 और इसमें मेजर जो आई हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में। लिव इन के लिए भी कोई यहाँ पे आया है? एक एप्लीकेशन जो मैं देख पा रहा हूँ वो लिव इन की है और वो अभी उस पर कार्रवाई गतिमान है। यूसीसी के पोर्टल पर शादी, लिव इन, वसीयत और उत्तराधिकार के रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था है, लेकिन गांव और शहर में शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहां होगा और कौन करेगा, इसकी भी पूरी एबीसीडी जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर गांव वाले को अगर अपना यूसीसी में अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई और भी कराना है तो वो अपनी नियरेस्ट सीएचसी में जाए। सीएचसी वालों को ऑलरेडी हमने पूरी डिटेल दे रखी है, वहां पे वो जाके उनको सारी प्रक्रिया पड़ जाएगी। अगर वहां पे उसको नहीं हो रहा है तो जो उनके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं उनसे वो मिल लें, वही सब रजिस्ट्रार हैं इसमें, वही बर्थ और डेथ का भी करते हैं, तो वो सिमिलर यूसीसी का भी उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर फिर शहर की बात करें, नगर निगमों की, नगर पंचायत, नगर पालिका, उसमें जो हमारे जो नगर निगम है, तो नगर निगम में जो सब रजिस्ट्रार हैं वो हमारे जो नगर निगम के जो टैक्स इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इसमें सब रजिस्ट्रार हैं, तो उनसे वो कांटेक्ट कर लें। और सीएचसी के माध्यम से तो वो ऑनलाइन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप या ucc.uk.gov.in लॉगिन करके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, वो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके चले जाएं। वो ऑलरेडी टाइम फ्रेम पीरियड है, उसके अंदर उनको वो बन के आ जाएगा उनका जो रजिस्ट्रेशन है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है और नए कानून के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुई हर शादी का रजिस्ट्रेशन अगले 6 महीने के अंदर अनिवार्य है, तो लिव इन में रहने वालों को भी अब रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने पर विवाद है। आखिर इसे वकील किस नजर से देख रहे हैं? क्या है कानूनी पेच? क्या शादी की तरह लिव इन में तलाक जैसा सिस्टम होगा? अगर बच्चा होता है तो उसे क्या हक मिलेगा? क्या लड़की को लिव इन में शादी की तरह लड़की की संपत्ति में हक मिलेगा? ये कानूनी मामला है। इसी पर न्यूज़ 18 ने लीगल महिला एक्सपर्ट से बात की है, सुनिए। सुदर्शना क्षेत्री है, उनसे जानते हैं कि बतौर लीगल एक्सपर्ट आप सबसे पहले आप लिव इन को जो लीगलाइज किया गया यूसीसी में, उसको कैसे देखिए? देखिए, जो मैंने यूसीसी के अकॉर्डिंग जो लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी लोग रह रहे हैं उसके लिए मुझे एक बेनिफिट तो जरूर दिखा है। जो बेनिफिट ये है कि उन लोगों को एक लीगल राइट मिल रहा है, जो कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रही है, जैसे शादी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे, साथ में रहेंगे और अपने हक से रहेंगे साथ में। उन्हें दुनिया वालों से डर के रहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर ये देखें कि बेनिफिट तो हमारे ये हो गए, ठीक है, बट दूसरी तरफ अगर हम इसके देखें कि लाइक हमें क्या फायदा होगा और कोई हमें राइट्स नहीं मिलेगा, जैसे कि इसमें आया है कि हस्बैंड और वाइफ को जैसे एक राइट मिलते हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो मुझे उसके खर्चे से लेके 125 हम मेंटेनेंस का डालते हैं ना, कि तो उन सब के हमें राइट्स में भी नहीं मिलेंगे हस्बैंड वाइफ को। बट अगर लिव इन में जो रह रहे हैं उनका अगर कोई बेबी होता है तो उनको उनके बच्चे को जरूर राइट मिलने वाले हैं इसमें। तो मेरा मानना ये है कि जो ड्रॉबैक्स हैं
तो वो सिर्फ ये है कि हस्बैंड वाइफ को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ प्रॉपर वो है नहीं, जो लिव इन रिलेशनशिप में जो दो रह रहे हैं, लड़का और लड़की, उनको नहीं मिल रहे, लेकिन बच्चों को तो मिल रहे हैं। उनको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, पेरेंटल उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसमें उनका राइट होगा। तो अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर दोनों लिव इन में कोई साथ रहता है, रजिस्ट्रेशन के बाद रहता है, और जैसा तलाक होता है शादी में, अगर यहाँ पे कोई दोनों अलग होना चाहते हैं और उनका बेबी अगर होता है, तो उस केस में क्या दोनों अलग हो सकते हैं? उसके लिए फिर उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ेगा क्या? देखिए, अलग होना अगर उन्हें पड़ता है, अगर बाई चांस नहीं बन रही दोनों के बीच में, अगर अलग होना भी पड़ा तो इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे उन दोनों के बीच में। जैसे वो एक दूसरे के साथ पैसा लेके आगे बढ़े थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वैसे ही वो एक दूसरे के साथ अलग भी हो सकते हैं। नहीं है आगे उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे रहें या हमारी नहीं बन रही आपस में, तो वो जाके प्रॉपर जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था वैसे एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करें आप कि लाइक आप बताएं रजिस्ट्रार में जाके कि लाइक अब हम साथ में नहीं रह रहे, तो प्रॉपर एक फॉर्म फिल करें और वो आराम से इजीली अलग अलग हो सकते। नेक्स्ट उसमें देखा जाए कि उनका बेबी भी है साथ में, तो उनकी डिटेल्स वो बताएं कि क्या है, कब उनका बेबी हुआ, जो भी है, किसके साथ रहेगा। जैसे एक होता है कि हम कस्टडी मांगते हैं बच्चे की, तलाक में जिस तरीके से। जी बिल्कुल, तो उसमें भी हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि पहले हम इसमें भी सारी चीजें हैं कि आप बच्चा जिसके साथ रहेगा उसके खर्चे कैसे वो देंगे, तो वो सारा डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसके बाद भी जो एक लीगल राइट बच्चे को मिलते हैं, वैसे ही हमारे इसमें भी मिलेंगे, बच्चे को लीगल राइट्स भी इसमें मिलेंगे। मतलब आप लिव इन में नहीं रह रहे हैं और दो साथ में रहते हैं, आप कई बार होता है कि रेप केस आपने झूठा लगा दिया कि मेरे साथ इन्होंने रेप किया, जी, ये डर अब खत्म होगा? ये डर भी अब खत्म होगा, क्योंकि जब आप ये स्टेप लेंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने का, तो एक प्रॉपर आप दोनों की रजामंदी है उसमें, ठीक है। तो उत्तराखंड में इस बहस अभी लंबी चलने वाली है कि क्या उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को जो लीगल दर्जा दिया गया वो ठीक है या नहीं है, ये अभी बहस का मुद्दा है। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दर्जा देने के लिए महिला समाज सेवी कमला पंत ने गलत फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि का समाज इस तरह की सोच में यकीन नहीं रखता है, बल्कि लोग पारिवारिक सिस्टम में रहते हैं। कमला पंत के मुताबिक एक ही देश में दो तरह की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। व्यक्ति दो जगह का नागरिक नहीं हो सकता। मैं अपने प्रदेश की भी नागरिक हूँ और देश की भी नागरिक हूँ, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि 370 कश्मीर में इसी लिए हटाया गया था कि दोहरी नागरिकता का कोई सवाल नहीं, उनके लिए कुछ बेहतर और कानून बने और देश के स्तर पे कुछ कानून बने। और आज उत्तराखंड में ही यही हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए अलग कानून और देश के लिए कुछ अलग कानून बनेंगे। एक तो ये देवभूमि है उत्तराखंड, और पूरा देश भी ऐसा है कि जहाँ पे एक पारिवारिक संबंधों के साथ हम संयुक्त फैमिलियों में रहते हैं। और जहाँ जिस तरीके से इस लिविंग रिलेशनशिप को लाया गया है इसमें कानून बना के, वो हमारी निष्ठा पे सबसे बड़ा प्रभाव करता है, हमारी स्वतंत्रता को कहीं बहुत बड़ा हनन करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए 200 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। इस ऑपरेशन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई पर एनसीबी की टीम को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट पे लिखा है, भारत में जीरो टॉलरेंस के साथ ड्रग्स कंट्रोल को कुचल दिया। मुंबई में हाई क्वालिटी की कोकीन गांजा जब्त की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता। पीएम मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ठोस कदम। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। 200 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक में अपने पैतृक गांव पंचूर के दौरे पर हैं, जहां आज सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी थी। सीएम योगी इस शादी समारोह के दौरान मेजबान की भूमिका में रहे। बारातियों से लेकर अन्य मेहमानों का उन्होंने स्वागत किया। कई प्रमुख लोगों ने शादी समारोह में शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद दिया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आज रात गांव में ही रहेंगे। शनिवार को सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव के दौरे पर है इस वक्त और सीएम योगी ने शादी समारोह में शिरकत की है। यहां पर सीएम योगी मेजबान की भूमिका में नजर आए। बारातियों से लेकर अन्य मेहमानों का उन्होंने स्वागत किया। कई प्रमुख लोगों ने शादी समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मेहमानों की लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले अपने पैतृक गांव पहुंचे। गांव की गलियों और पगडंडियों से होकर वो अपने घर तक पहुंचे। सीएम योगी पैदल ही गांव में घूमते रहे और लोगों से मिले। इस दौरान सीएम योगी ने गांव के बंजर होते खेतों पर चिंता जाहिर की है। साथ ही स्थानीय युवाओं को पहाड़ पर ही रहकर स्वरोजगार करने की सलाह दी है। सीएम योगी ने बकरी पालन, पॉली हाउस बनाकर सब्जी उत्पादन की सलाह दी। साथ ही सीएम योगी ने जल संरक्षण और जंगल विस्तार की भी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का मुकुट है और सारे कामों के साथ हमें अपनी संस्कृति को भी संजोकर रखना होगा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा। और प्रयागराज में महाकुंभ मेला हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाकुंभ पहुंचे और युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह के सेवा शिविर में पहुंचकर वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी से आशीर्वाद लिया। हमारे मोहम्मद खान साहब का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आरिफ साहब, माइक किसके पास है? 4 मठ देश में स्थापित किए और हमारे 4 वेदों से एक महावाक्य लेके चारों मठों को दिया। तो महावाक्य क्या है? क्या है, क्या है नहीं, क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों का अर्थ है कि परमात्मा आत्मा के रूप में हम सबकी देह में निवास करते हैं। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बिहार की धरती पर मैं पैदा हुआ। बिहार के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल का स्वागत एक बिहारी होने के नाते, उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पर मैं अपने जन्मभूमि की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया है। ईशा गुप्ता ने इंतजामों को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि सनातनी के रूप में महाकुंभ आई हैं। बॉलीवुड एक्टर्स का काम एक्टिंग करना है। देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही है और जैसे अब आप चाहे मजाक समझ लीजिए या सीरियस समझ लीजिए, ये मेरी माताश्री, हम लोग यही बात कर रहे थे। हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, एक बुजुर्ग है, वो बोल रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट ने इतनी बुरी व्यवस्था की है कि 3 बार बीवी खोई और तीनों बार वापस कर दी। तो आप उसे बुरा बोले अच्छा बोले, मगर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बचपन से मूवीज में भी देखते थे कुंभ में खो जाते हैं लोग, यहाँ बिखर जाते हैं, खाना नहीं होता। मगर यहाँ अगर आप देखें तो बहुत इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ऑर्गेनाइज किया है। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में खराब पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले कई लोग खराब पानी से बीमार हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
दूषित पानी ग्रेटर नोएडा में चिंता का सबब बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अभी तक दूषित पानी पीने से 4 हाई राइज सोसाइटी के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कैंप भी लगाया था, जिसमें करीब 200 लोगों की दूषित पानी पीने से तबीयत बिगड़ी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जन स्वास्थ्य विभाग पहुंचा और वहां पर वाटर सैंपल लिए। वाटर सैंपल में क्लोरीफॉर्म, इसके अलावा जो टीडीएस लेवल था वो बहुत हाई था और बैक्टीरिया होने की बात निजी लैब रिपोर्ट में सामने आई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ कैंप लगाए गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो बुजुर्ग और बच्चे हुए हैं। और जिस तरीके से कुछ महीने पूर्व इस तरीके की शिकायत आई थी जिसमें करीब 500 लोग बीमार हुए थे, लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन जाहिर तौर पे शिकायत वही है, पानी की वजह से लोग बीमार हुए और उनको वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त, इन तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस सोसाइटी में अरिहंत गार्डन, इको विलेज 1, हवेलियां वेलेंसिया और पंचशील हाई निस्ट सोसाइटी शामिल है। जांच रिपोर्ट में अरिहंत गार्डन सोसाइटी में कोली फार्म और इको विलेज 1 सोसाइटी में ई कोली बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई है। लोग एहतियात के तौर पर पानी को उबाल कर पी रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि गर्मी में पानी की दिक्कत सामने आती है और गंदे पानी की शिकायत भी बनी रहती है। पहले भी कई सोसाइटी में दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ चुके हैं। कुछ सोसाइटी में लोगों की शिकायत ये भी है कि पाइपलाइन का रखरखाव ठीक नहीं है। सोसाइटी के लोग प्रशासन और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से दूषित पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ कैंप लगाया गया और लगातार रूटीन चेकअप किया जा रहा है और दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सोसाइटी को नोटिस सर्व किया है और पानी साफ करने या वाटर टैंक साफ करने के लिए भी कहा है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। अयोध्या में नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद धार्मिक नगरी में अब अंडरगारमेंट्स के विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जहां शासन प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रहा है, तो वहीं नगर निगम की बैठक में धर्म नगरी अयोध्या के लिए एक नया फैसला लाया गया है। इसके मुताबिक अंडरगारमेंट्स के विज्ञापनों पर रोक लग जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में अब अंतः वस्त्रों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अयोध्या नगर निगम है। वजह जाहिर सी बात है कि अयोध्या धर्म नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। ऐसे में फुहरता परोसने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। शायद यही वजह है कि अंतः वस्त्रों के प्रचार प्रसार पर जो होर्डिंग लगाई जाती थी उस पर पूर्ण रूप से धर्मनगरी अयोध्या में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार से यही विनती करती हूँ कि ऐसे प्रचारों को बंद करा जाए ताकि हमारी बहन बेटी खुलेआम बाजार में जा सके। हर बाजारों में कोई ना कोई जगह ऐसा होल्डिंग लगा है जहाँ बहन बेटियों की निगाह भी पड़ती है तो उन पर गलत असर होता है। छोटे छोटे लड़कों पे भी आजकल ऐसा असर हो रहा है कि उनकी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन सब चीजों पर रोक लगाई जाए। महापौर गिरीश पतिर त्रिपाठी का कहना है कि अयोध्या का पुराना इतिहास है, सार्वजनिक तौर पर अंडरगारमेंट्स का प्रदर्शन ठीक नहीं। उनका ये भी कहना है कि हनुमानगढ़ी और उसके आसपास इस तरह के काफी विज्ञापन दिखते हैं। महानगर में के सांस्कृतिक वातावरण में कोई फुहड़ता और अश्लीलता की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, अयोध्या या कोई भी नगर निगम दुकान के अंदर कोई क्या विज्ञापन दिखा रहा है, इसके रेगुलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो वो दुकानदार अपने दुकान के अंदर क्या कर सकता है ये तो उसकी मर्जी पर है। फिर भी एक नागरिक होने के नाते उससे अपील की जाएगी कि अयोध्या के सांस्कृतिक वातावरण को देखते हुए, यहाँ की सार्वजनिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विशेषकर महिलाओं के अंतःवस्त्र संबंधित डिस्प्ले अपने दुकानों में ना लगाएं। तो ये सराहनीय स्वागत योग्य कदम है। इसी के साथ साथ जैसे मेडिकल स्टोर पर आप जाएं तो एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के नीचे एक ऐड चलता है, उस ऐड में नाग्न, अर्धनाग्न, आपत्तिजनक दृश्य दिखा करके और प्रचार किया जाता है। ऐसे बोर्डों पर भी, ऐसे प्रचार पर भी और दुकानों के सामने आप जाएंगे तो स्त्री पुरुष के कार्टून खड़े होते हैं जो जिन्हें वस्त्र पहनाया जाता है। और कुछ दुकान जहां पर कई जगहों पर है कि आधे वस्त्र पहना दिए, आधे छोड़े हैं, ऐसे
ये अश्लील प्रदर्शन है। वहीं इस फैसले का जहां कई लोग स्वागत कर रहे हैं तो कई विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे इररेलेवेंट काम, ऐसे विज्ञापनों को रोककर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उन्हें मालूम है इसे वो क्यों रोकना चाहते हैं? कोई उनसे सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। अयोध्या के धार्मिक महत्व को देखते हुए गुटखा, बीड़ी और शराब के विज्ञापन पर पहले से ही प्रतिबंध लग चुका है। अब नगर निगम ने अंडर गारमेंट्स के विज्ञापन पर रोक लगाने का निर्णय लिया और जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण है। वहीं यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। पहले बांग्लादेशी एक्ट्रेस मेहर अफरोज को हिरासत में लिया गया, तो वहीं दूसरी एक्ट्रेस को भी हिरासत में ले लिया गया है। पिछले साल से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह उथल पुथल मची हुई है। वहाँ की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स पर जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश की एक्ट्रेस मेहर अफरोज को बांग्लादेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक्ट्रेस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। मेहर अफरोज का परिवार अवामी लीग का समर्थक है। माना ये भी जा रहा है कि अवामी लीग का समर्थक होने की वजह से मेहर अफरोज पर ये कार्रवाई की गई है। मेहर के परिवार के गाँव वाले घर को भी दंगाइयों ने जला दिया। मेहर अफरोज एक मशहूर एक्ट्रेस के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर, डांसर और प्लेबैक सिंगर भी हैं। वो नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। मेहर सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करती रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ का मेहर अफरोज ने विरोध किया था और इसी की सजा उन्हें मिल रही है। वहीं मेहर अफरोज के बाद एक और एक्ट्रेस को हिरासत में लिया गया। एक्टर सुहाना सबा को डिटेक्टिव ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ के लिए ले जाया गया है। ढाका में 5 फरवरी की रात से बवाल शुरू हुआ था। हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब का घर फूंक दिया। 5 फरवरी को शेख हसीना की पार्टी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार